आम आदमी पार्टी आरएसएस के कंधों पर खड़े होकर आगे बढ़ी है और मुसलमानों के बात समझनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने उसका खुल के इजहार भी किया है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पार्टी हैं, वो बीजेपी के साथी हैं, उनके शरीक हैं। बिल्किस के मामले में दुनिया चिल्ला उठी कि इंसाफ का कत्ल है, नहीं बोले तो केजरीवाल और उनकी पार्टी नहीं बोली। घास में छुपा हुआ हरा सांप है केजरीवाल। मुसलमानों ही के पैरों से चला करते थे यही गोपाल राय। आज ये गोपाल राय वहां खड़े होके भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी हार रही थी इलेक्शन, अगर वहां पर केजरीवाल ना होते तो कांग्रेस की सरकार बनी होती। गुजरात में कांग्रेस को हराने के इनाम में यहां फूलों की थाली में रख के बीजेपी ने एमसीडी दे दी है। आज मुसलमानों ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को, यानी वो पार्टी कि जिस पर जान निछावर कर रहा था मुसलमान, लेकिन आज एक ऐसी शॉकिंग न्यूज मुसलमानों के जरिए आम आदमी पार्टी को मिल गई कि जिसके बाद यह तो अंदाजा हो गया है मुसलमानों को भी, पार्टियों को भी, सेकुलर कहने वाली खुद को उन पार्टियों को भी कि जो सेकुलरिज्म का डंका पीटती हैं, कि अगर खुलकर या ढके छुपे तौर पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर काम किया जाएगा तो मुसलमान तो आपको वोट देने नहीं वाला। ताल्लुकात अपनी जगह है, लेकिन आपको चुनकर कहीं भेजना अपनी जगह है। यह आज साबित हो गया कि जब मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी से दिल्ली एमसीडी चुनाव में दूरी बना ली और आम आदमी पार्टी को जीत हासिल करके भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ गया। मेरे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एमपीसीआई के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद है। रहमानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज तो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, अब मुसलमान जब समझदारी का काम करते हैं तो मुस्कुराना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, और लीडरान को तो खास तौर से नहीं, तमाम लोगों को, आवाम को भी। और जब मुसलमान किसी बह जाते हैं किसी रौ में और धोखा खा जाते हैं तब फिर तकलीफ होती है। 2012 से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी आरएसएस के कंधों पर खड़े होकर आगे बढ़ी है और मुसलमानों के बात समझनी चाहिए। लेकिन मुसलमान नहीं समझ पा रहे थे, चकाचौंध थी, एक ग्लैबर था, उस ग्लैबर में मुसलमान आ रहे थे, वादे थे, बिजली और पानी के वादों पर हम मिली शनाख्त और मिली मसाइल के जो मामलात हैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, तो जो किया गया था। लेकिन अब इतने खुले बंधुओं जो बात हम कहते थे उसका इजहार नहीं होता था। पिछले चंद सालों में आम आदमी पार्टी ने उसका खुल के इजहार भी किया है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पार्टी हैं, वो बीजेपी के साथी हैं, उनके शरीक हैं। आप देखिए बिल्किस बानो के मामले में उन्होंने बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं बोला, सारी दुनिया बोली, दुनिया बोली। मैं लफ्ज़ दुनिया इस्तेमाल कर रहा हूं कि बिल्किस के मामले में दुनिया चिल्ला उठी कि इंसाफ का कत्ल है, नहीं बोले तो केजरीवाल और उनकी पार्टी नहीं बोली। दिल्ली के जो दंगे हुए थे 2020 के दंगे, केजरीवाल उसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ काम किया था। इस मतलब ये नहीं कि सिर्फ खामोश रहे, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने काम किया। और आप देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुसलमानों ने उनको बता दिया कि इसका नतीजा क्या होता है। इसी तरीके से सीए, एंटी सीए मूवमेंट में उनकी खामोशी, बल्कि उनके एमएलएज उन मूवमेंट्स को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश कर रहे थे उसको भी सब लोगों ने देखा। तो हम अगर आरएसएस को खारिज कर रहे हैं, अगर मुसलमान ये कहते हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं और बीजेपी भी ये मानती है कि मुसलमान हमें वोट नहीं करेंगे, इसलिए वो टिकट भी नहीं देती मुसलमानों को, तो फिर हम तो हर उस शख्स के खिलाफ हमें होना चाहिए जो जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी ताल्लुक रखते हैं, खुफिया या जाहिर या पोशीदा, जैसा भी हो। जब हमें अंदाजा हो कि ये बीजेपी, हम बीजेपी को वोट ना देके उनके एलआई को वोट दे दो तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात मुसलमानों की समझ में आने लगी है कि अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल उसी भारतीय जनता पार्टी के एक शरीके कार हैं, उनके साथ काम करते रहे हैं। 2012 से अब तक वो एंटी इनकम, कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी थी जो 2012 में रामलीला ग्राउंड और जंतर मंतर पे जो अन्ना हजारे धरना दे रहे थे, वो सारा आरएसएस का काम था, पूरा आरएसएस का कैडर लगा हुआ था। उसी चरबे से आम आदमी पार्टी उठी है, इसमें क्या दो राय है। और आज लोगों की समझ में
आना शुरू हुआ है, गो के अभी पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाना चाहिए। आज देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर गोपाल राय, जो दिल्ली के कन्वीनर प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के, ये वही शख्स है। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये वही शख्स है जो जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर के बाहर बैठा हुआ रहता था, थोड़े थोड़े चंदा लेने की खातिर तीसरा संविधान मोर्चा बना के और मुसलमान 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 गाया करते थे, मुसलमानों ही के पैरों से चला करते थे। यही गोपाल राय, आज ये गोपाल राय वहां खड़े होके भारत माता की जय का नारा लगा रहे। वही गोपाल राय जो सेकुलरिज्म की कस्में खाया करते थे, हमसे जब मिले तो यही वो शख्स था। मैं गवाह पेश कर सकता हूं। उसने कहा, रहमानी साहब, सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है मुस्लिम तुष्टीकरण। अच्छा, ये गोपाल राय ने कहा था। और आज वो गोपाल राय जो जय हिंद की बात किया करता था, आज वो भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। नारा बदल दिया उसी गोपाल राय ने। तो ये सेकुलरिज्म के लोग नहीं है, ये सोशलिज्म के लोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के शरीके कार हैं। मैं बी टीम भी नहीं कहता इन्हें, ये शरीक है उनके, बराह रास्त शरीक है। ये जय हिंद का नारा जो इस मुल्क में इनकलाब की आवाज था, जिसने आजादी की पूरी जंग लड़ी, उस नारे को ये सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट, जो अपने आप को सेकुलरिस्ट कहा करते हैं और पर्दे के पीछे जिनके आंखों पे जर्दी छाई हुई है, जाफरानी लोग हैं ये आज मुझे भारत माता की जय के नारे से ऐतराज नहीं है, लेकिन जय हिंद का नारा इस मुल्क का सबसे बड़ा नारा है, जिसे इस किस्म के भाजपाइयों ने और जनसंघियों ने आज जलील करने की कोशिश की है। मैं आपका एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा कि भाई पैक्ट हो गया है और ये एक मुआहदा हुआ है कि आप गुजरात में कुछ मत करिए, गुजरात दे दीजिए और उसके बदले जाइए एमसीडी ले लीजिए दिल्ली में। तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई नजर आई और इसके जो आधार बनी वो चीजें क्या रही थी? थोड़ा सा आप इसके बारे में खुलकर बताएंगे, क्योंकि आपका ये पोस्ट काफी चर्चा में है इस वक्त। देखिए, कल 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नताइज आ जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जीत के अपनी जीत दर्ज कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं बची। लेकिन गुजरात के जब कल आप नतीजे देखेंगे तो, और अभी आप कैंडिडेट्स भी देख लीजिए, जहां पिछले 2017 में कांग्रेस 500 और 1000 वोटों से हारी थी, उन्हीं सीटों पर केजरीवाल ने जाके इलेक्शन लड़ा है, वहां कांग्रेस को हराने के लिए। कल जब वोट का आंकड़ा आएगा तो वोट परसेंटेज में आप ये देख लेंगे कि केजरीवाल की वजह से कांग्रेस ने कितनी सीटें हारी हैं और बीजेपी ने सिर्फ केजरीवाल की मौजूदगी की वजह से गुजरात में कितनी, आज गुजरात में बीजेपी हार रही थी इलेक्शन, अगर वहां पर केजरीवाल ना होते तो कांग्रेस की सरकार बनी होती। अब ना आम आदमी पार्टी की सरकार वहां तो खुद तो बनी नहीं रही, सवाल ही नहीं पैदा होता। 5-7-10 सीटें शायद जीत ले, शायद, उससे ज्यादा की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हर सीट पे जो वोट शेयर वो लेंगे उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा होगा और बीजेपी को फायदा हो रहा होगा। दूसरी तरफ हिमाचल में आप चले जाइए, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, एक सीट भी नहीं जीत रहे वो 68 में से। लेकिन आप हर सीट पे आप देखिएगा वहां पर एक नेक टू नेक फाइट है, कांग्रेस को एक थोड़ा सा एज है 1-2% का, लेकिन जितना 2-3% वोट गुजरात में लेंगे अरविंद केजरीवाल, उसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को होगा। तो हिमाचल में कांग्रेस को हराने और गुजरात में कांग्रेस को हराने के इनाम में यहां फूलों की थाली में रख के बीजेपी ने एमसीडी दे दी है। तो एमसीडी तो बहुत छोटी सी चीज है, असल चीज विधानसभा होती है। तो दो विधानसभाएं लेके और एक छोटी सी एक एमसीडी उनके हवाले कर दी, ये इनाम है। तो यही लिखा था मैंने। नुकसान का सौदा हुआ ये तो। किसके नुकसान का सौदा हुआ? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है, ना गुजरात में है, ना हिमाचल में है, कहीं नहीं है। और पंजाब में जो लोग कहते हैं पंजाब में जीत गए, पंजाब में बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करती, पंजाब में बीजेपी है ही नहीं। अच्छा, पंजाब में 33% जो वोट है वो वोट है जो खुद को हिंदू वोट कहता है, और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है जो बीजेपी को जाता है। कभी भी बीजेपी वहां पर खुद से इख्तियार में कभी नहीं आई है। श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलके आती थी, तो वो अकेले इख्तियार में बीजेपी कर, अभी भी वोट नहीं था। तो कांग्रेस वहां पर जीत ना जाए इसलिए बीजेपी ने अपना वहां पर तो इलेक्शन नहीं लड़ा,
वहां पर तो मुख्तलिफ बहाने बना के वजीर आजम भी वापस आ गए, रैलियां नहीं करी, अमित शाह भी वापस आ गए, रैलियां नहीं करी, अमरिंदर सिंह को वहां पर आगे किया, और ये सब कुछ दंड फंड करके इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर किया आम आदमी पार्टी को, जिससे केजरीवाल की वहां पे सरकार बनी है। तो ये सारा का सारा एक अंडर द कारपेट डील है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी पूरे मुल्क में जहां भी जाएगी वो वोट कटवा होके बीजेपी को फायदा पहुंचाने, खुद से कहीं नहीं जीतेगी, कहीं नहीं जीतेगी। आपने उत्तराखंड में भी देखा, आपने यूपी में भी देखा, क्या वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी थी? उत्तराखंड में क्यों हार गए? कुछ नहीं मिला। और वोट परसेंटेज देखिए, वहां भी जो हिमाचल में होने वाला है वही उत्तराखंड में हुआ, आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ। अब आप गोवा का रिजल्ट उठा के पढ़िए, गोवा की 40 सीटों का, एक एक सीट को मैंने एनालाइज किया है, पूरा गोवा में बराबर बराबर सीटें हैं कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी तो जीती नहीं, लेकिन हर सीट पे आम आदमी पार्टी ने वोट लेके कांग्रेस को हराया है। अगर आम आदमी पार्टी ना होती तो गोवा में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी। ये सारे स्टैटिस्टिक्स मैं समझता हूं कि मुल्क में मुसलमानों समेत उन तमाम सेकुलर ग्रुप्स को पढ़ने चाहिए, उन तमाम एंटी बीजेपी लोगों को एटलीस्ट पढ़ना चाहिए कि जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क से भारतीय जनता पार्टी स्टेट के असेंबली से और लोकसभा से हटे। जो लोग ये चाहते हैं उनको अरविंद केजरीवाल से होशियार रहना चाहिए। मैं कहता हूं घास में छुपा हुआ हरा सांप है केजरीवाल। अच्छा, तो एक सवाल तो यहाँ ये भी है फिर रहमानी साहब के, मैं जैसा कह रहा था कि ये नुकसान का सौदा हुआ क्योंकि मुसलमान पूरी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से दूरी बना रहा है। एक छोटे से चुनाव में, एमसीडी का सबसे छोटा चुनाव है, उसमें मुसलमानों ने दिखा दिया। आने वाला जो चुनाव है उसमें कैसे दिखा पाएंगे, या उसके लिए क्या ये जताया जाए? क्योंकि एक पोस्ट फिर आपने किया कि फ्यूचर इलेक्शन में कुछ और ही नजारा होगा, कुछ और देखने को मिलेगा, तो वो क्या होगा? नहीं, ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखिए नेशनल स्क्रीन पे, अब दिल्ली में तो अगला चुनाव लोकसभा का ही है और तो कोई है नहीं, नेशनल स्क्रीन पे मुसलमानों का बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ ये रुझान, भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत तेज रुझान कांग्रेस की तरफ लोगों का, आम तौर पे लोगों का, इसको ऑर्गेनाइज करने का काम कांग्रेस की लीडरशिप का है। अगर लीडरशिप ग्रास रूट लेवल पर, मैंने ये भी पोस्ट किया कि भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो सकती है, लेकिन लोकसभा पे इसका इंपैक्ट उसी वक्त होगा कि जब आप ग्रास रूट लेवल पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करते हैं। अभी कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि उनका लोकल बूथ लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। तो कांग्रेस अगर इस तमाम इस कैंपेन के साथ, जो भारत जोड़ो यात्रा वगैरह, इसके साथ में अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करने पर जोर देती है तो उसके चांसेस बहुत अच्छे होंगे। मसलन मुसलमानों का जो 15-20% वोट है उसका रुझान बाय एंड लार्ज चंद रीजनल ग्रुप्स को छोड़ के कांग्रेस की तरफ होगा 2024 में। इसमें तो कोई दो राय किसी को है ही नहीं कि महागठबंधन या गठबंधन जो भी बनेंगे उसमें मुसलमान चंद रीजनल ग्रुप्स को छोड़ के, कहीं हो सकता है कि यूपी में या बिहार में अगर गठबंधन नहीं होता तो वहां कुछ हो, लेकिन कर्नाटक में या केरल में या आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और तमाम स्टेट्स में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है। कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो ये बात समझे कि इतना बड़ा वोट चंग उनके पास आ रहा है और मुल्क का मजदूर और किसान उनकी तरफ पलट रहा है। तो ये बात समझते हुए कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा, नुमाइंदगी भी देनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, और बूथ मैनेजमेंट पे अगर उन्होंने तवज्जो नहीं की तो फिर वो कामयाब नहीं हो सके। जैसे यूपी में प्रियंका गांधी के रोड शो बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को ठीक नहीं किया, नट बोल्ट नहीं कसे, इसलिए वो ट्रांसफर नहीं कर पाए उस यात्राओं को। तो इस यात्रा को भी वोट में ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होगा कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को ठीक करें, और जो इनके बड़े लीडर उल्टे सीधे नेगेटिव या पर्सनल कमेंट्स किया करते हैं अपनी पब्लिक मीटिंग में, वो बंद करें, मुद्दों पे बात करें। एक आखिरी सवाल, तो खुलकर तो ये बात सामने अब आ गई कि अगर हिंदुत्व की राजनीति हुई, सॉफ्ट हो या वो कोई सी भी हिंदुत्व की राजनीति हो, हिंदुत्व का एजेंडा हो या आइडियोलॉजी हो, अगर वो होती है किसी भी पार्टी के जरिए,
तो मुसलमान उससे दूर हो जाएगा। नहीं, मुसलमान ही क्यों, सभा तमाम लोग देखिए, हिंदुत्व को इस मुल्क ने 2019 के इलेक्शन में भी रिजेक्ट किया जी। जो इनको 38% वोट मिला, 23 करोड़ वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को, और वोट है इस वक्त 99 करोड़ में से 23 करोड़ वोट मिला, उस वक्त भी रिजेक्ट किया था। एक पॉलिटिकल अर्थमेटिक के जरिए बीजेपी जीती थी। तो लोगों ने, मुसलमान या गरीब या किसान या मजदूर, उन्होंने कभी भी हिंदुत्व को वोट नहीं किया है, आज भी नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व नहीं कर सकते इस मुल्क में। आपको हिंदुत्व वर्सेस सेकुलरिज्म ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए जो कंप्रोमाइज करना वो भी करने पड़ेंगे, और उसके लिए अपने आप को फील्ड में तैयार करना पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया रहमानी साहब पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त मुसलमानों के जरिए जो जवाब दिया गया है सॉफ्ट हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी और राजनीति को, उसकी चर्चा बहुत जोरों से हो रही है, और उसको तमाम जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं और मुसलमानों का जो एलीट तबका है वो बहुत अच्छे से सराह रहा है और उसकी सराहना की जा रही है। अब देखना यह है कि जो छोटा चुनाव था एमसीडी का वो निमट गया। मुसलमानों ने अपना रोल बता दिया कि अगर हिंदुत्व की राजनीति की, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, करारा जवाब दिया जाएगा। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरह से ये पूरा मामला बनेगा।